हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एनसीईआरटी सीरीज में, जिसमें अभी हम क्लास 12th का एनसीईआरटी ज्योग्राफी दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कर रहे हैं। और अभी तक हमने उसके 7 चैप्टर्स कर लिए हैं और आज हम उसका 8th चैप्टर जो कि है इंटरनेशनल ट्रेड इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इसको आखिरी तक ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिए। तो आइए सीखते हैं डिटेल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। लेकिन आगे बढ़ने से पहले डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज्वाइन ज़रूर करिए। हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए। इससे हमारे को आउटरीच बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो आइए अब सीखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है हमारा चैप्टर नंबर 8 इंटरनेशनल ट्रेड। और इसकी शुरुआत होती है यहाँ पे कि बेसिकली मीनिंग ऑफ ट्रेड क्या है। तो जब भी ट्रेड की बात आती है तो इसका मतलब होता है अपने मन से वॉलेंटरीली जब आप एक्सचेंज करते हैं गुड्स का या सर्विस का। इसको सिंपली एक लाइन में कहा गया है कि ये ट्रेडिंग के अंदर आता है। तो ट्रेडिंग के अंदर जब आप एक्सचेंज बोलते हैं तो यानी दो पार्टीज होनी चाहिए। तो एक पार्टी जो बेचेगा सेल करेगा और एक जो खरीदेगा। बिना दो पार्टी के ये ट्रेड संभव नहीं है, राइट। तो पीपल जो है वो बहुत पुराने समय में बार्टर करते थे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस भी करते थे, राइट। और म्यूचुअली बेनिफिशियल होता था। अब बात करते हैं, यहां पे दिया गया है कि ट्रेड आज के दौर में देखेंगे तो दो लेवल पे हो रहा है। एक तो नेशनल लेवल पे ही हो रहा है, हमारे कंट्री के विद इन हो रहा है। और एक इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हम करते हैं हमेशा। तो इसमें आप देखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज जो है वो बाउंड्रीज को, नेशनल बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, ट्रांस बाउंड्री हो जा रहा है, राइट। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसका आधार क्या है कि ये कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो इसका मतलब कहीं पे गुड्स एंड सर्विसेज जो नहीं अवेलेबल हैं वो अगर कहीं और हैं तो लोग सोचते हैं कि इसको खरीद लिया जाए या इसको मंगवा लिया जाए, राइट। तो इसके लिए यहां पे आप देखेंगे कि लोअर प्राइस इंपॉर्टेंट है, अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा। तो ट्रेड को बेहतर समझने के लिए आपको जो पिछला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वो भी अच्छे से समझना पड़ेगा। तो अब आते हैं, यहां दिया है कि इनिशियल टाइम्स में जब प्रिमिटिव सोसाइटीज थी, राइट, जब ब्रोंज सिविलाइजेशन से आगे बढ़ते हैं, जब एम्पायर्स की तरफ आते हैं आप, सिविलाइजेशन ग्रो करता है, कल्चर्स अक्रॉस ग्रो करते हैं हम। तो वहां पे शुरुआती दौर में बार्टर सिस्टम शुरू हुआ क्योंकि मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था वहां पे, राइट। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, जैसे कोई पॉटर है और कोई प्लम्बर है, वो दोनों एक दूसरे को अपना सर्विस दे देते थे और दोनों का काम हो जाता था। ऐसे आप देखेंगे आज भी कुछ कंट्रीज हैं वेस्टर्न यूरोप में या स्कैंडिनेवियन कंट्री में जहां पे छोटे स्तर पे आज भी ये होता है कि लोग एक दूसरे की मदद कर देते हैं बिना किसी पैसे के, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज होती है यहाँ पे, राइट। लेकिन अब ज्यादातर मनी का इंट्रोडक्शन हो गया है तो अब ये सर्विसेज जो है वो खरीदे जाने लगी। तो आप यहां पे देखिए कि द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम क्या था कि इसमें प्रॉब्लम्स ये होती थी कि अगर आपको जरूरत है और उस समय पे वो इंसान अवेलेबल नहीं है और कोई सर्विस देने को तैयार नहीं है तो प्रॉब्लम होती थी। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ मनी शुरू होता है जब, तो वहां से ट्रेड जो है वो बदल जाता है। लेकिन शुरुआती दौर में रेयर ऑब्जेक्ट्स का भी शुरुआत में मनी के बिना ट्रेडिंग होता था, इसको इस्तेमाल करते थे, राइट। जैसे क्या क्या, तो फ्लिंट स्टोन्स, ऑब्सीडियन जो पत्थर होता है उसका इस्तेमाल, कौरी कहते हैं शेल्स को, जो इंडिया में आप देखेंगे बीचेस पे लोग कलेक्ट करते हैं। तो कहते हैं ना, कहावत है कि कौरियों के भाव, तो पहले कौरी चलती थी, राइट। और फिर टाइगर के पाव, वेल्स टीथ, डॉग्स टीथ, स्किन, फर, कैटल, राइस, पेपरकॉर्न, सॉल्ट, स्मॉल टूल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब एक्सचेंज होता था ट्रेड के लिए, एज अ मनी फैक्टर काम करता था। इसके बदले में आप अनाज लेते थे और कोई सर्विस लेते थे। अब बात हो गई, यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है सैलरी का। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा यहाँ दिया गया है कि सैलरी वर्ड कहाँ से आता है, लैटिन ओरिजिन है इसका। सलेरियम वर्ड है जहां मतलब होता था पेमेंट बाय सॉल्ट। अब ये कौन सा सॉल्ट है, सी सॉल्ट नहीं है, ये था रॉक सॉल्ट, राइट। तो रॉक सॉल्ट जो होता था वो बहुत एक्सपेंसिव होता था। तो नमक के भाव इसको, अभी भी कहावत है हमारे यहाँ पे भी, नमक के भाव बेच देना, राइट। तो ये भी यूज किया जाता था, यहीं से ये शब्द सलेरियम से सैलरी धीरे धीरे चेंज होके बन गया। अब आप देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में। तो इंटरनेशनल ट्रेड में एंशियंट टाइम्स में क्या होता था, लोग लोकलाइज्ड गुड्स ही खरीदते थे ज्यादातर लोग, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में खतरा था, रेस्ट्रिक्टेड होता था लोकल मार्केट में। इंटरनेशनल ट्रेड में लूटपाट का खतरा होता था, रिस्क होता था, राइट। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सिर्फ
इंटरनेशनल ट्रेड में पैसा क्योंकि इन्वॉल्व नहीं था और कॉस्टली आइटम्स ही इन्वॉल्व था, तो सिर्फ अमीर लोग जो सोसाइटी के होते थे वही ट्रेड में पार्टिसिपेट करते थे, ज्वेलरी खरीदते थे, कॉस्टली ड्रेसेस खरीदते थे, लग्जरी आइटम्स का ही ट्रेड होता था क्योंकि बाकी चीजें लोकलाइज्ड ही था। लेकिन जब सिल्क रूट डेवलप होता है तो वहां से रोम से लेके चाइना तक आप देखेंगे 6000 किलोमीटर, और इसमें हमारा इंडियन साउथ एशियन सेगमेंट भी है जिसमें चाइनीज सिल्क है, इंडियन स्पाइसेस है, रोमन उल है, ये सब इसका आर्टिकल ऑफ ट्रेड होता था। लेकिन ये भी बहुत रिस्की था क्योंकि रास्ते में बहुत सारे ऐसे कबीले थे जो लूट लेते थे या उसमें बहुत सारी इश्यूज होती थी, राइट। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप देखेंगे फर्स्ट सेकेंड सेंचुरी आते आते रोमन एम्पायर टूट जाता है जो कि सबसे बड़ा एम्पायर है। और जब ये टूटता है तो वहां पे क्या होता है, कॉमर्स जो है वो बिखर जाता है। और फिर आप देखेंगे ये फाइनली एज ऑफ डिस्कवरी के समय पे यूरोपियंस ने जो इसको शेप दिया, तब से ये इंटरनेशनल ट्रेड फेमस हुआ क्योंकि अब क्या हुआ, कॉलोनीज बनने लग गई और इंटरनेशनल ट्रेड फैल गया पूरी दुनिया में, स्पेशली 12th एंड 13th सेंचुरी के बाद से। तो यहां पे आप देखिए 15th सेंचुरी में यूरोप ने एक चीज और फेमस किया जिसको हम बोलते हैं स्लेव ट्रेड। अब ये लोगों को स्लेव बनाने की बात, लोगों को हायर करके वहां से लेके जाने के दूसरे जगह पे और वहां पे उनको काम में लगाना, और जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन, इसको स्लेव ट्रेड कहते थे। इसमें पोर्टुगीज, डच, स्पेनिश, ब्रिटिश, इन सब ने क्या किया, नेटिव अफ्रीकन्स को, इनफैक्ट एशियंस जिसमें हमारे इंडियंस भी हैं, उनको फोर्सफुली ट्रांसपोर्ट भी किया और एक्सचेंज कुछ पैसे के बदले भी, कुछ मदद के बदले भी किया, लेकिन ज्यादातर ये फोर्सफुल ही था, राइट। तो स्लेव ट्रेड वाज बहुत लिक्रेटिव बिजनेस यहां दिया गया है। मतलब ये 200 साल तक, लगभग 15 से 17 सेंचुरी तक आप देखिए 200 साल तक स्लेव ट्रेड चला। और फाइनली डेनमार्क ने इसको 1792 में आके, 18 सेंचुरी के एंड पे आके एबॉलिश किया, ब्रिटेन ने 1807 में और यूएस ने 1808 में आके स्लेव ट्रेड को एबॉलिश किया। और यहां पे देखिए जो आपको एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है 1829 का, राइट, स्लेव्स करके, ये भी दिया गया है कि कैसे पहले ये चीजें होती थी, एडवर्टाइजमेंट होता था, स्लेव ऑक्शन होता था, 1829 का ये है इमेज। और अमेरिकन स्लेव ऑक्शन जो है वो बहुत फेमस हुआ करता था, $2000 तक दिया जाता था एक स्किल्ड और हेल्दी स्लेव के लिए। अब यहां से शुरुआत होती है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की यूरोप में और अमेरिका में। तो आप देखेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, स्पेशलाइज्ड गुड प्रोडक्शन शुरू हो गए, ग्रेन्स, मीट, उल, सबका मार्केट एक्सपैंड हो गया, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनने लगे, मशीनरी का इस्तेमाल हुआ और वैल्यू एडिशन हुआ। अब वैल्यू एडिशन जब होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का, तो क्या होता है आप देखेंगे इसमें इकोनॉमी ग्रो करती है, राइट। अब बात उठती है कि ये वैल्यू कहां पे आप सेल करेंगे, तो नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस को सेल करते थे ये लोग, राइट। अब यहां से मेजर चंक ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आपका शुरुआत होती है कि सामान, रॉ मटेरियल तो वो लेके जाते थे कॉलोनी से और बनाते थे यूके में या अमेरिका में, और वहां से सब जगह ट्रांसपोर्ट होता था और सेल होता था, मार्केट्स होते थे उनके कॉलोनीज। तो ये वाला दौर शुरू हुआ, राइट। और आप देखेंगे यहाँ पे जो है प्राइमरी गुड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे, यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंपॉर्टेंस रखने लग गए और लोकल आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन, इनको नुकसान होने लग गया, आप अगर डिटेल्स में इसको कभी पढ़ेंगे तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 क्या हुआ, इसमें बहुत सारे कंट्रीज ने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर जो है टैक्सेशन पॉलिसी बदल दी। तो इंपोज कर दिया टैक्सेस, ट्रेड टैक्स, और इस पे रिस्ट्रिक्शंस पहली बार लगा दुनिया में, पहले रिस्ट्रिक्टेड नहीं हुआ करता था। तो वॉर के बाद क्या होता है, अब जब यूएन का फॉर्मेशन होता है और बहुत सारी और एजेंसीज बनती हैं, इसमें जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसको आप गैट कहते हैं, जो बाद में डब्ल्यूटीओ बनता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसने जब शुरुआती दौर में काम करना शुरू किया तो इसने टैरिफ और ट्रेड पे बहुत सारे लॉज लिए, रेगुलेशंस लाए, और फिर यहां से आप देखेंगे बदलाव आता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्यों एग्जिस्ट करता है, तो सबसे पहला कारण है कि कहीं पे नीड है, राइट। किसी कंट्री में कोई चीज का अभाव है जो वहां नहीं होता, वहां नहीं प्रोड्यूस होता, और नीड के ऊपर होता है एक बड़ा चीज जो आया, स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, कि ये चीज, फलाना चीज वहीं पे बनती है तो वो बेहतर होती है, तो वहां से वो चीज को मंगवाया जाए और लिया जाए। तो इस तरह का स्पेशलाइजेशन जब आया ट्रेड के अंदर, और डिवीजन ऑफ लेबर, इसको आप पढ़ेंगे अगर इकोनॉमी में, तो देखेंगे कि डिवीजन ऑफ लेबर ने इसको बहुत सपोर्ट किया और प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज जो है और सर्विसेज जो है वो स्पेशलाइज होने लग गई, राइट। तो अब ईच काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन कैन गिव राइज टू अ ट्रेड, अब जो जैसा स्पेशलिस्ट बना उसने वैसा ट्रेड शुरू किया। और ये क्या हुआ, आप देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड में प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज आया। अब ये कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी अलग से आप कभी पढ़ सकते हैं, या मैं फ्यूचर वीडियो में कभी बनाऊंगा इस पे, तो आप इसको देखिएगा कि कंपैरेटिव एडवांटेज, कॉम्प्लीमेंटैरिटी और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, थ्री प्रिंसिपल याद रखिए, 1 2 3, क्या क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज,
कॉम्प्लीमेंटैरिटी, कि मुझे जरूरत है और आपके पास है तो ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एक दूसरे को। और ट्रांसफरेबिलिटी, राइट, कि ये भेजा जा सके, राइट, जैसा आज है इस स्टेट में वैसे ही आपके पास पहुंच सके। तो ये सारी चीज जो है वो म्यूचुअली बेनिफिशियल बनाने लगी ट्रेडिंग पार्टनर्स को, और इससे मॉडर्न ट्रेड का राइज होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, फॉरेन पॉलिसीज बनती है, ये चीजें हुई। तो बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है यहाँ पे दिया गया है पॉइंट वाइज, और ध्यान रहे ये आंसर राइटिंग के लिए बहुत जरूरी होगा ये फैक्टर्स। तो सबसे पहला था डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्सेज, कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो जिनके पास है वहां से आप मंगवाएंगे, आपके पास जो है उसको आप इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें जियोलॉजी का, रिलीफ का, सॉइल का, क्लाइमेट का, यानी फिजिकल पैरामीटर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो देखिए जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, अब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अगर आपके कंट्री का ऐसा है जहां पे मिनरल्स ही नहीं है, तो आपके पास एक चीज तो नहीं है जो इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगा। आपका पास हो सकता है क्रॉप्स हो, एनिमल्स हो, तो आप फिर एग्रीरियन प्रोडक्ट्स ही करेंगे जो लो वैल्यू गुड्स हैं। तो इसके लिए आप देखेंगे कंट्रीज जिनका जियोलॉजी उनको ये देता है कि उनके पास गोल्ड है, डायमंड है, मेटल्स है, तो उन्होंने सबसे पहले ये शुरू किया। इसमें आप यूएस, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया ऐसे कंट्रीज को आप देखिए। फिर मिनरल रिसोर्सेज इसी जियोलॉजी से निकल के आता है, तो जिसके पास हैवी मिनरल रिसोर्सेज है उसका फायदा है। फिर क्लाइमेट एक एडवांटेज देता है कि किस तरह का फ्लोरा फाउना वहां पे होगा, उस रीजन का नेचुरल रिसोर्स कैसा होगा, कैसा प्रोड्यूस होगा, कोल्ड रीजन है, हॉट रीजन है, बनाना, रबर, कोकोआ हर जगह नहीं ग्रो करता, सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में करता है। तो ये एक एडवांटेज होगा किसी के पास। फिर आता है पॉपुलेशन फैक्टर, कि ये तो नेचुरल रिसोर्स का फैक्टर था, अब ह्यूमन रिसोर्स का फैक्टर क्या है? तो साइज ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ पीपल। जब अगला बुक हम करेंगे ना, पीपल एंड इकोनॉमी, उसमें ये बातें भी करेंगे डिटेल में। तो आप देखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ गुड्स को कंट्रोल करता है। और कल्चरल फैक्टर्स है कि किस तरह का आर्ट एंड क्राफ्ट है किसी जगह पे, कैसा कल्चर है, वो बहुत मैटर करता है। जैसे चाइना ने सबसे पहले पोर्सिलिन और ब्रोकेड्स को प्रोड्यूस किया, बहुत फाइन, राइट। तो आप देखेंगे ये चीनी मिट्टी का जो सामान है आज भी बोलते हैं, बहुत फेमस है, नाम ही है चीनी मिट्टी, राइट। तो कार्पेट्स ऑफ ईरान बहुत फेमस हुए। ऐसे ही लेदर वर्क जो है नॉर्थ अफ्रीका का, इंडोनेशिया का बाटिक क्लोथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हैंडीक्राफ्ट में। ऐसे इंडिया में आप देखिए कि कितने इंपॉर्टेंट कल्चर्स हैं, राइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। तो काफी सारे आर्टिकल ऑफ ट्रेड रहे हमारे यहाँ से और अभी भी हैं। अब साइज ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैव लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बट लिटिल एक्सटर्नल ट्रेड बिकॉज ऑफ मोस्ट एग्रीकल्चर। अब क्या होता है इसको समझना पड़ेगा कि अगर आपके पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा है तो लैंड का रेशियो आपके साथ कम है। अब हो सकता है आपके पास इंडस्ट्री ना हो तो ज्यादा एग्रेरियन प्रोड्यूस ही होगा। तो एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो लोकल मार्केट में ही खत्म हो जाता है काफी चीजों का, क्योंकि इतना ज्यादा नीड आपका खुद का है, तो आप एक्सपोर्ट कितना कर पाएंगे, राइट। इसके लिए ही बात होती है यहाँ पे कि आपका पॉपुलेशन साइज बहुत मैटर करता है। आपके पास जब सरप्लस होगा, ये वही कॉन्सेप्ट है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से चला आ रहा है, कि सरप्लस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चीज के लिए, राइट। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पॉपुलेशन भी डिटरमाइन करेगा आपकी क्वालिटी, कैसा आप इंपोर्ट करेंगे, कैसा सामान इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब मैटर करता है। फिर आता है स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लोगों ने बाद में 50 60s में इस पर बड़ी सारी थियरी दी कि आप किस स्टेज में है, कैसा नेचर है आपकी इकोनॉमी का। अभी आप एग्रेरियन इकोनॉमी है, या मिक्स्ड इकोनॉमी है, या पूरा अर्बन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बन चुके हैं, या पूरा सर्विस इकोनॉमी बन चुके हैं, कौन से एरिया में आपका स्पेशलाइजेशन है। तो डिपेंड करता है कि आपका स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, उसके आधार पे आप मटेरियल्स को सप्लाई करेंगे या खरीदेंगे। और एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब ये एफडीआई बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, राइट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके यहाँ पे कितना है, लोग बाहर से कितना आपके कंट्री में पैसा लगाने को तैयार हैं, कैसा डेवलपमेंट है आपके यहाँ, माइनिंग का, ऑयल ड्रिलिंग का, हेवी इंजीनियरिंग, लंबरिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये सब आप देखेंगे इसमें बहुत एफडीआई है, राइट। और हैवी गुड्स में खास करके। फिर आता है ट्रांसपोर्ट फैक्टर को, पुराने समय में इतना एडिक्वेट तो था नहीं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एफिशिएंसी नहीं थी इसमें, लेकिन बहुत कम ही हाई वैल्यू गुड्स को ही सिर्फ ट्रांसपोर्ट करते थे, जेम, सिल्क, स्पाइसेस, लॉन्ग डिस्टेंसेस। बट रेलवे जब से आता है, आप देखिए 1820 से 1850s के दौर में रेलवे एक्सपेंशन इन द वर्ल्ड, अगर ये कहानी आप समझेंगे जो हमने ट्रांसपोर्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, तो आप देखेंगे वहां से इसको और बूस्ट मिलता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, बेटर मींस ऑफ रेफ्रिजरेशन हो गया है, प्रिजर्वेशन हो गया है, तो ट्रेड का एक्सपेंशन भी हो गया है। हमारे पास कितने सारे तरीके हैं चीजों को भेजने के लिए, राइट। अब 35 घंटे में हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कनेक्टेड है आपसे। तो ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब यहाँ बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात है। अब ट्रेड में दो चीजें हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है किसी कंट्री के लिए। अब ये बैलेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपका बाहर से सामान ज्यादा आ रहा है और आप भेज कम रहे हो, तो आपका जो है प्रॉब्लम होगा, क्यों? क्योंकि आपको पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। तो ये बहुत अनफेवरेबल होता है कई बार जब आपका नेगेटिव हो, राइट। तो एक्सपोर्ट्स ज्यादा है और इम्पो
और इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो ये बहुत समस्या हो सकती है, राइट। तो ये सब चीजें हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बहुत सीरियस फैक्टर्स होते हैं। और नेगेटिव बैलेंस का मतलब है कंट्री जो है वो ज्यादा खर्च कर रही है बाहर से सामान मंगवाने पे, अपना सामान बाहर बेच के करेंसीज नहीं ला रही है, राइट। तो फॉरेन एक्सचेकर को बहुत सारा लॉस होता है इसमें। तो इंडिया में अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड, तो हमारा अभी नेगेटिव ही चल रहा है काफी समय से, राइट। इसको बेटर करने के लिए बहुत सारी इनिशिएटिव्स हैं, जैसे मेक इन इंडिया है और ये सारा चीज जो हम कर रहे हैं, राइट। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप है, जैसे एक है बाईलैटरल ट्रेड, जो दो कंट्री के बीच होता है, नाम ही है बाई यानी टू। सो दो कंट्री के बीच का कोई अग्रीमेंट अगर होता है तो उसको बाईलैटरल ट्रेड बोलेंगे। और अगर मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व हैं, तो इसको बोलेंगे मल्टीलैटरल ट्रेड। इसमें सबको होता है फायदा, मल्टीपल ट्रेडिंग पार्टनर होते हैं। और इसमें देखिए मोस्ट फेवर्ड नेशंस का एक लिस्ट होता है, जिसमें अगर आप हैं तो आप उसके बेनिफिशियरी होंगे। और केस फॉर फ्री ट्रेड बात की गई है, ट्रेड लिबरलाइजेशन। इंडिया में आप देखेंगे एलपीजी पॉलिसीज की बात हम करते हैं, तो लिबरलाइजेशन से क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को अलाउ करते हैं आप, अलग अलग मार्केट्स में पहुंचने में हेल्प होती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें टैक्सेशन में छूट होती है, थोड़ा सहूलियत दिया जाता है, राइट। तो ग्लोबलाइजेशन अलोंग विथ लिबरलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए। और आप देखेंगे इसमें डेवलपिंग कंट्रीज जो है अभी बहुत ज्यादा आगे लीड कर रही है, इंडिया जैसे कंट्रीज। तो हम देखेंगे हमने जब से ये पॉलिसी शुरू की तो कितने सारे ब्रांड वैल्यू वाले चीजें हमारे कंट्री में आई। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है जो यहाँ दिया गया है। तो कंट्रीज नीड टू बी कॉशियस, ये है इसका क्रिटिसिज्म, कि कई बार आपके कंट्री में कोई डेवलप्ड कंट्री अपना गुड्स डंप तो नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं डंप्ड गुड्स, राइट। सस्ते दामों में आपको दे रहा है, लेकिन वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा नहीं है, अपने डोमेस्टिक कंज्यूमर से उसके कंज्यूम नहीं हुआ, तो वो आपके यहाँ भेज रहा है, तो इसको डंपिंग प्रैक्टिस कहते हैं। ये बहुत कॉमन है वर्ल्ड में आप अगर देखेंगे तो, राइट। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो डब्ल्यूटीओ जो है आप देखिए 1948 से ही वर्ल्ड में लिबरलाइज करने के लिए इस ट्रेड को, ये गैट का फॉर्मेशन होता है, राइट, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड, राइट। अब यहाँ पे 1994 में मेंबर कंट्रीज डिसाइड करते हैं कि इसका एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। तो गैट को ट्रांसफॉर्म कर दिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 1 जनवरी 1995 से। तो गैट के बाद जब ये डब्ल्यूटीओ बनता है तो एक ग्लोबल ट्रेड का रूल्स बनता है, उसके बाद डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए पैनल बनता है, चीजें बनती हैं, और इसमें टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बातें होती हैं, इन सब को ध्यान रखा गया। और डब्ल्यूटीओ को क्रिटिसाइज भी किया बहुत सारे लोगों ने, कि कहा जाता है ये डेवलप्ड कंट्री को ज्यादा फेवर करता है, कुछ लोग कहते हैं अमेरिका जो है इस पे बहुत डोमिनेट करता है, राइट। तो ये ऑर्डिनरी लोगों के लाइफ को बहुत प्रॉस्पेरस बनाने में मदद नहीं करता। और ये कई जगह पे कहा गया है कि रिच और पुअर के बीच में जो गैप है उसको ये वाइडन कर रहा है, वाइडनिंग द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। यहाँ पे ये गल्फ लिख दिया गया है, ये एक्चुअली होना चाहिए गैप। एनसीईआरटी में मिस्टेक्स जनरली नहीं होती, बट यहाँ एक मिस्टेक है, राइट। तो गल्फ नहीं, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। अब बात करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो पूरी तरह से अपना ओपन मार्केट नहीं करते हैं डेवलपिंग कंट्री के प्रोड्यूस के लिए, वो रेगुलेट करते हैं। तो इसमें बहुत सारी इश्यूज होती हैं, और कई बार हेल्थ, वर्कर का राइट, चाइल्ड लेबर, इन्वायरमेंट, इन सबको इग्नोर कर दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं कुछ जो इसमें क्रिटिसिज्म में आती हैं। और अब क्या हुआ है, दुनिया में रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स एग्जिस्ट करता है 1950-60s के दौरान से ही। तो रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स क्या करते हैं, अपने आसपास के कंट्रीज को मिला के एक रीजन क्रिएट कर लेते हैं और आपस में ट्रेड करते हैं। जैसे आप देखेंगे फ्री मार्केट का इस्तेमाल किया अमेरिकन ने, तो उसको बोलते थे सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट, CACM, 1960s में, जिसमें मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा के बीच में था ये। ऐसे ही नाफ्टा है, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड एरिया। तो इसमें आप देखिए कौन से कंट्रीज हैं, तो इसमें ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी और कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रिंसिपल होता है इसका। अब 120 रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हो चुके हैं हम लोग, अगर देखेंगे आप तो आप देखिए हमारा जो है सार्क नेशंस का कॉन्सेप्ट है, राइट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का कॉन्सेप्ट है। इस तरह से आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन का, EU का कॉन्सेप्ट है। ये सब जो है वो रीजनल ब्लॉक्स बन गए, और अब ये इंटर रीजनल ट्रेड करते हैं, और विद इन द रीजन तो करते ही हैं। तो ये सब चीजें आ गई। अब कंसर्न क्या है इंटरनेशनल ट्रेड का, कि ये किसके लिए बेनिफिशियल है, हु इज गेटिंग द बेनिफिट्स, राइट। इसमें समस्या क्या है कि अगर ये फायदेमंद है तो म्यूचुअली बेनिफिशियल होना चाहिए, राइट। ये रीजनल स्पेशलाइजेशन को लाए, हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, वर्ल्ड वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइस हो, राइट, ये सारी बातें हो, और एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड कल्चर हो। ये इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए। बट बहुत जगह पे ये देखा गया है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो डेट्रीमेंटल होता है, खतरनाक हो जाता है किसी कंट्री के लिए, क्योंकि ये अनइवन लेवल ऑफ डेवलपमेंट ले आता है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स बहुत ज्यादा। आप अगर अफ्रीकन कंट्री के केस स्टडीज देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कंट्रीज जिनके पास इतने गोल्ड एंड डायमंड हैं वो इतने गरीब क्यों रह गए,
तो आप देखेंगे रॉयल्टी पे काम कर रहे हैं इंटरनेशनल कंपनीज, वहां जाके वो कंट्री को रॉयल्टी दे रहे हैं और सारा प्रोड्यूस खुद लेके चले जा रहे हैं। कंट्रीज अभी भी पुअर हैं। तो ये चीजें हैं, इसको रिसोर्स कर्स भी कहते हैं। जैसे इंडिया में आप देखिए झारखंड और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे स्टेट की हालत, इतना मिनरल होने के बाद भी ये स्टेट खुद के लिए इतना तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बड़े शहर जो है वो तरक्की कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आप देखेंगे कि बहुत सारे जगहों पे आपको ये रिलेशनशिप देखने को मिलता है, एट स्मॉल लेवल एज वेल एंड एट लार्ज लेवल एज वेल, दोनों चीज है। अब मरीन लाइफ को प्रॉब्लम हो रहा है, फॉरेस्ट को इश्यूज हो रहा है, इन सब से ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम्स हैं, तो ड्रिंकिंग वाटर कंपनीज बन गई, नेचुरल वाटर खराब हो गया तो ये सारी चीजें हैं। अब ट्रेडिंग इन ऑयल है, गैस है, माइनिंग है, फार्मास्यूटिकल है, एग्री बिजनेस है, ये सब एक्सपैंड कर रहे हैं ऑपरेशंस। तो आप देखेंगे ये जो कंपनीज हैं ये अमीर हो रही हैं, लेकिन लोग गरीब हो रहे हैं, ऐसा कॉमनली आपको डिबेट देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें जो कहते हैं ये इंटरनेशनल ट्रेड का इश्यूज है, चैलेंज है हमारे लिए, इसको कैसे बैलेंस किया जाए। राइट, तो इसके लिए आपको मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम है, लोकल गुड्स की बात है, राइट, सेल्फ डिपेंडेंसी की बात है, आत्मनिर्भर भारत की बात है, ये सब बातें तो है, लेकिन ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने से होगा। राइट, अब बात करते हैं गेटवेज की। तो यहाँ पे पोर्ट्स के बारे में दिया गया है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पोर्ट्स है। तो जिन कंट्री के पास बहुत सारे पोर्ट्स हैं, जैसे हमारे पेनिनसुलर कंट्री है, कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया में, तो कार्गो जो है वो आता है आपके पोर्ट्स पे, वहां से सारी फैसिलिटी होती है, डॉकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरेज। राइट, और यहाँ पे आप देखिएगा बहुत सारे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बनाए हैं, आप थोड़ा सा इसको गूगल कर सकते हैं, ईपीजी, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स इन इंडिया। राइट, तो आपको देखने को मिलेगा नेविगेबल चैनल्स है जो कि इंटरलैंड से आपको पोर्ट तक कनेक्टिविटी देता है। और शुरुआती दौर में इन सब पोर्ट्स को रेलवे लाइन से कनेक्ट किया गया था सारा सामान लाने के लिए। तो आप देखेंगे जितना क्वालिटी ऑफ कार्गो और क्वांटिटी ऑफ कार्गो अगर आप देखेंगे हम हैंडल करते हैं, वही इंडिकेटर होता है हमारे डेवलपमेंट का। राइट, तो यहाँ पे ये दिया गया है। अब टाइप्स ऑफ पोर्ट की बात करिए तो कुछ इंडस्ट्रियल पोर्ट होते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल लेवल पे स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे ग्रेन, शुगर और ऑयल, केमिकल, ये सब होता है। कुछ कमर्शियल पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे कमर्शियल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होता है। राइट, अब बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है तीसरा, कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स। ये वो पोर्ट हैं जो बल्क एंड जनरल कार्गो दोनों हैंडल कर लेते हैं। फिर आता है लोकेशन के आधार पे। तो लोकेशन के आधार पे कुछ है इनलैंड पोर्ट, जो कि आप देखेंगे माउथ ऑफ द रिवर के आसपास, जब नदी मिल रही है तो यहाँ पे कहीं है और यहाँ ओपन ओशन है, तो यहाँ पे होता है पोर्ट, अंदर आता है कार्गो वाला व्हीकल और फिर वापस जाता है अनलोड करके। तो इसमें मैनचेस्टर की बात है, आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है लिंक टू द कनाल। ऐसे ही मेम्फिस मिसिसिपी पे है, राइन रिवर पे आप देखेंगे। राइट, ड्यूसबर्ग एंड मनहेम है, कलकत्ता में आप देखिए हुगली रिवर पे है। जो इनलैंड पोर्ट्स है हमारे, अंदर आना पड़ता है शिप को। राइट, और वो हाई टाइड के टाइम आएगा, फिर हाई टाइड के टाइम जाएगा, तो उसमें आपको टाइमिंग का भी फिक्स होता है। फिर आउट पोर्ट्स है जो बाहर की तरफ है। राइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि बाहर की तरफ पोर्ट्स, यानी इनलैंड नहीं आना है, बाहर के बाहर वो अनलोडिंग होगा और वहां से फिर लेके आएंगे। तो आप देखेंगे एथेंस में आपको मिलेगा ऐसा। राइट, और ग्रीस में जो आप बात करते हैं। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ पोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो इसमें ऑयल पोर्ट्स अलग से है, जहां सिर्फ ऑयल टैंकर्स की बात होती है। आप देखिए वेनेजुएला में, ट्यूनीशिया में, लेबनान में, राइट, इन सारे प्लेसेस पे, गल्फ एरिया में खास करके, राइट, ये सारे जो है रिफाइनरी से कनेक्टेड होता है, यहाँ से सिर्फ ऑयल एक्सपोर्ट होता है। फिर पोर्ट्स ऑफ कॉल, ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वो है जो ओरिजिनली डेवलप्ड होता है, कॉलिंग पॉइंट्स ऑन मेन सी रूट वेयर शिप्स यूज टू एंकर फॉर रिफ्यूलिंग। तो ये एक तरह से स्टेशन है। राइट, ये यहाँ पे रास्ते में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, वाटर के लिए, फ्यूल के लिए, फूड के लिए होता है। तो आप देखिए ईडन है, होनोलुलु है हवाई पे, सिंगापुर है, ये सबसे, सिंगापुर का डेवलपमेंट मेनली इसके लिए हुआ। इन्होंने क्या किया, सर्विस देना शुरू किया पैसिफिक ट्रेड में, और यहां से इतना अमीर हो गया ये इकोनॉमी में। राइट, अब देखिए पैकेट स्टेशन की बात, ये फेरी पोर्ट्स भी कहते हैं। पैकेट स्टेशन का मतलब सिंपली है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, मेल अक्रॉस वाटर बॉडीज कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस, तो ये चीज हो गया। तो ऑन पोर्ट्स में क्या देखेंगे आप कि ये कलेक्शन सेंटर की तरह काम करता है, सारे जगह से कलेक्ट करता है और फिर डिसबर्स करता है। तो देखिए आप यहाँ पे सिंगापुर है, रॉटरडैम है यूरोप में, कोपेनहेगन है बाल्टिक स्टेट्स में। तो ये चीज है। आप नेवल पोर्ट्स, नाम ही है नेवल, यानी नेवी का डोमिनेशन है यहाँ पे, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होगा। राइट, वॉरशिप्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, हमारे यहाँ पे कोची है और कारवार है, ये देख सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें हैं जो वो पोर्ट्स है। अब इसके आगे एक्सरसाइज दिया गया है। तो अब बात करते हैं कि ये जितने भी हमने बातें की यहाँ पे एनसीईआरटी में, इन सब का एक्चुअल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, आपको दिखेगा। इंटरनेशनल रिलेशंस जो लोग तैयारी करते हैं वो इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स। तो इन सबको अच्छे से समझ लीजिए, एनसीईआरटी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करने में मदद करता है। तो लाइन बाय लाइन जैसे मैंने पढ़ा समझाया, आप इसको वैसे पढ़िए, नोट्स बनाइए, एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल योर एग्जामिनेशन। बट वीडियोस को प्लीज शेयर जरूर कर दीजिए और भी सारे लोगों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, हमारा आउटरीच बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फायदा होगा इससे। सो ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल द लर्नर्स, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।